हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस 1 क्वेश्चन बैंक, जिसके इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने फिलअप्स किया, कोरिलेशंस किया, ये सारे वीडियोस में ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम देखेंगे 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और याद रखो ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक मतलब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे जो आपको एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इसमें से हमने हर एक सेक्शंस का 60 क्वेश्चंस कवर आउट किया है, इंक्लूडिंग ऑल दी 10 चैप्टर्स। तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसके बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्रॉपरली इस वीडियो को रिवाइज भी कर रहे हैं। पता चला कोई एक आध दो क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा, फिर आपका ये रहेगा कि काश मैंने ये वीडियो अच्छे से कर ली रहती तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हम सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर आउट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और याद रखो हम यहाँ पर हमेशा चैप्टर वाइज जा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज अगर हम मूव ऑन करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर रहता है दैट इज योर ग्रेविटेशन। तो इसमें ये केपलर्स लॉ का क्वेश्चन हो जाता है। केपलर्स लॉ पे देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फिर ABCSD रिलेशन बिटवीन द एरियाज। तो एरियाज उनके इक्वल रहते हैं, डिस्टेंस अगर आप चेकआउट करें तो r² रहता है। ये आपको सारे के सारे जो भी आंसर्स है ना, टेक्सचुअल आंसर्स हैं, टेक्स्ट बुक में आंसर्स इसके मिल जाएंगे। राइट द केपलर्स लॉ आपको आता ही है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ सकता है। एक्सप्रेस इट विद मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सेकंड पेज की बात करें जहां पर आप ऐसे 2 सर्कल बनाते हैं और उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज F = m1 m2 अपॉन r² करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, बट देख भाई ये आपको न्यूमेरिकल इसमें से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप ये वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तो करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से उठा लेने। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बोला है ये चैप्टर 1 इतने में टर्न आउट हो जाता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ऑन विच बेसिस मेंडलीव ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिक लॉ। तो इसमें ये बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर स्टेट लिमिटेशन ऑफ डोमिनियन ट्राइड, ये आपको पूछ सकते हैं। डीमेरिट्स, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये अच्छे से करके जाना। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सेकंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सेकंड पीरियड जितना भी है, सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उनका आपको क्या लिखना है। तो भाई पहले तो एलिमेंट नेम का, एलिमेंट का नाम लिखना है, फिर उसका सिंबल, फिर उसका एटॉमिक नंबर, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब मैं सेकंड पीरियड की बात करूंगा तो इसमें कौन आएगा भाई, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये इनके सिंबल हो गए। फिर इनका नाम लिखना है, इनका एटॉमिक नंबर, ये सब आपको लिखना है। अभी एटॉमिक नंबर देखो क्या दिया, 10, 20, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,8,8,2 बराबर। ये हो जाएगा 2,5। तो ग्रुप, ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। ग्रुप के लिए आपको क्या बताता है, पीरियड के लिए तो ये चेक करना है कि ये कितने नंबर्स में डिवाइड हो, 2 नंबर, तो ये सेकेंड पीरियड। और ये एलिमेंट कौन सा रहेगा, नियॉन है। और ये 2,8 अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर 1 लगा दो तो ग्रुप 18 का बंदा है ये। इसकी बात करें तो ये लास्ट में 2 दिख रहा है, ग्रुप 2 का बंदा है ये मतलब। और पीरियड 1 2 3 4 पीरियड। और ये एलिमेंट आपका क्या रहेगा, तो कैल्शियम है। 2,5 मतलब ये आपका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 15 में बिलोंग करता है। 5 के आगे 1 लगाओ तो ग्रुप हो जाएगा। और 2,5 है मतलब ये कौन सा, सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। इसका नाम क्या है, तो भाई नाइट्रोजन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए देखिए, एक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 मतलब ये सोडियम की बात कर रहा है। एटॉमिक नंबर 13 मतलब ये एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। डायरेक्टली याद रखो भाई, विच एलिमेंट्स आर मोर मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम दिस 2 एलिमेंट। तो सोडियम का मोर मेटालिक कैरेक्टर है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ X एंड Y। अगर सोडियम की वैलेंसी चेक करो तो X का वैलेंसी है 1 और Y का वैलेंसी है 3। एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू योर साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ एल्यूमिनियम। आइडेंटिफाई पीरियड्स ऑफ एलिमेंट एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रॉनिक। अभी ये इसमें से पहचानी, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रही है। 2,8,2 आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, पीरियड ऑफ एलिमेंट एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ब्लॉक भी पहचानना है। पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो कौन से पीरियड में ये बिलोंग करेगा जरा बताएंगे, 1 2 3 मतलब ये थर्ड पीरियड, ये भी थर्ड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड। ब्लॉक की अगर बात करूँ तो 2 ये 3 है, ये थर्ड ब्लॉक में। ऐसे आपको पहचानना है ब्लॉक। फिर पोजीशन ऑफ ABC 3 एलिमेंट्स इज गिवन इन द टेबल फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये ग्रुप 2 की बात कर रहा है, पीरियड 2 है, ग्रुप 17 यहाँ पर A। पोजीशन ऑफ ABC 3 एलिमेंट इज गिवन इन द टेबल फ्रॉम द मॉडर्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज A एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल। ये ग्रुप 17 में है, ग्रुप 17 है तो भाई ये नॉन मेटल ही होगा।
विच इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट बी, एलिमेंट बी देख इधर है, पीरियड इसका कितना है 3, अगर 3 पीरियड मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट बी, तो तीन शेल यहां पर बनेंगे ना, KLM, तो M आपका रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आइडेंटिफाई सी एलिमेंट एंड इट्स फिजिकल स्टेट, सी एलिमेंट अगर आप देखो तो ये देखो इधर है ग्रुप 17 है, ग्रुप 17, और सी एलिमेंट है कौन पता है क्या भाई, ये है ब्रोमाइन, क्योंकि ग्रुप 17 है तो यहाँ पर हैलोजन रहता है, हैलोजन कौन रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आयोडीन तो नहीं आएगा यहाँ पर, ग्रुप 4 में आपका ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन लिक्विड, और अगर आयोडीन आ रहा है तो आयोडीन आपका कौन सा स्टेट है भाई, तो सॉलिड स्टेट। ये हमने ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया है। 312 इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस शेल ऑफ एक्स वाई जेड, ये 3 एलिमेंट है, इनके वैलेंस शेल है 312, फ्रॉम विच दिस ग्रुप इट बिलोंग एंड राइट इट्स वैलेंसी, फ्रॉम दिस इन विच ग्रुप इट बिलोंग्स, कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं और प्लस उसका क्या लिखना है, अगर वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 रहेगा, फिर अगर 3 है तो ग्रुप क्या रहेगा भाई, तो 13 रहेगा, और अगर 2 है तो ग्रुप कौन सा रहेगा, 2 रहेगा। मैच द कॉलम्स, राइट इट्स वैलेंसी, वैलेंसी अगर मैं लिखूं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी, तो ये तीनों 4 से छोटे मतलब इनका वैलेंसी, अगर 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 वैलेंसी रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, Mg+O2, अगर आप इधर चेक करो ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक। यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सामने सामने दिया है, ये वाला जो आपको दिया है, सॉरी ये आपको यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा मिसमैच है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या है भाई, तो रिडॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर दोनों हो रहा है, रिडॉक्स इधर दिया है, इसके अंदर हीट लिबरेट हो रहा है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा, ये एंडोथर्मिक नहीं रहेगा, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये इधर मिस्टेक था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा। राइट 3 स्टेप्स ऑफ केमिकल राइटिंग केमिकल इक्वेशन विद एग्जाम्पल, 3 स्टेप्स टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं इसको। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्टेंट एंड ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये AgO है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ले रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन दे रहा है, ये हो गया ऑक्सीजन ले रहा है और ये ऑक्सीजन दे, फिर ये क्या करता है ऑक्सीडेशन, अगर रिडक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन देगा। चलिए देखो AgO2 है, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट MgO2, ये ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। NiO2, Na क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीजन दे रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो जाएगा। व्हाट इज करोजन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, व्हाट इज करोजन आपको मिलेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3, विच चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है भाई, तो केमिकल बॉन्ड, पुराना केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है और नया केमिकल बॉन्ड बनता है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय मेकिंग न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये आपका केमिकल, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से दे दिया, अब इसके आंसर्स आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का भी इधर ऊपर देखो एग्जांपल दिया NiOH2O, ये एग्जांपल आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिएक्शन गिवन, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर CO2 गैस लिबरेट होता है। ये CO2 गैस फॉर लाइम वाटर टेस्टिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये CO2 गैस क्या करता है, यहाँ पर इसको टर्न कर देता है मिल्की। क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोला नेम एनी 3 अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके अंदर आता है तुम्हारा टोस्टर आ जाएगा, टोस्टर के बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्या आता है, वाटर हीटर आ जाएगा। ऐसे ही और एक आपको लिखना है खुद से, यहाँ पर आप लिख सकते हो आयरन, लिख सकते हो आयरन मतलब क्या हो, जो कपड़े प्रेस करने वाला। नेम एनी 3 अप्लायंसेस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट पे अगर आप बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट पे कौन कौन है 3 अप्लायंसेस, तो सबसे पहले आपका रहता है फैन आ जाएगा, इसके अलावा और 1-2 आप टेक्स्ट बुक से ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएंगे। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल्स देखिए तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हेन डज इट ऑकर, व्हाट डज इट कॉज, हाउ कैन ओवरलोडिंग बी अवॉइडेड। चैप्टर नंबर 4 का ही है, वहां पर आपको क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे। क्वेश्चन दिया है, आंसर आप फाइंड करिए। इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर बताना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो इंड्यूस्ड करंट मेजर करने के लिए होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर का काम क्या रहता है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा करंट जो भी आपका सर्किट में फ्लो होता है वो अर्थिंग वायर के थ्रू कहाँ चला जाता है, तो भाई
अंडरग्राउंड चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड। तो ये इसका यूज है। वापस सारे के सारे आंसर्स मैं आपको ऐसे रफली बता रहा हूँ। अब प्रॉपर आंसर चाहिए तो आपको मास्टर की में या फिर टेक्स्ट बुक में आराम से मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब विद डायग्राम। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। बल्ब जो है जब वो हीट होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो भाई लाइट। तो इसमें जो हीटिंग इफेक्ट का काम है वो लाइट प्रोड्यूस करने का काम है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट का आपको क्या करना है भाई? तो डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पर है। फिर इसमें आपको लेबलिंग करना है। ये डायग्राम इज टेक्सचुअल डायग्राम। तो टेक्स्ट बुक में डायग्राम को चेक करिए और इसका लेबलिंग पढ़ लीजिए। हु विल स्पेंड मोर एनर्जी, ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। विच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर स्पेसिफाई हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो कितनी किसकी कैपेसिटी होती है हीट को बोलते हैं ना अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए, अपने अंदर रोकने की, वो मेजर आप यूज करते हो। सेम वापस ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या रहता है? तो ये रहता है आपका जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। फिर इन कोल्ड रीजन दिस इज बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से होता है। तो ये आंसर है। गिव रीजन, वो आपको कर लेना है। एक्सप्लेन हाउ कैपेसिटी ऑफ हीट सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड। भाई ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। Geeta observed white trail at the back of aeroplane in a clear sky. To answer the question from this incident given below, what will be the effect of relative humidity air surrounding the plane? तो ये हो जाएगा low. What will be the effect of relative surrounding the plane is low. फिर when the air is dry and humid, ये आपको क्वेश्चन करना है टेक्सचुअल क्वेश्चंस। Observe the given picture and answer the following questions. Which property do you understand in this picture? तो anomalous behavior of water आपको समझ में आता है। What is the temperature at the water surface? तो 4 डिग्री सेल्सियस। What is the temperature below the layer? सॉरी, जब आप ऊपर देखोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है? कम रहता है। और बिलो द लेयर तो वो 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। रीड दिस एक्टिविटी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक्टिविटी आपका टेक्सचुअल एक्टिविटी है। टेक 3 स्पेयर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड लिड। जब आप ये चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे उसके सेकेंड लास्ट पेज पे वहां पर आपको ये मिलेगा। विच प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बता सकते हो। गिव द नेम टू दैट प्रॉपर्टी। तो वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्सप्लेन द टर्म प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ दिस हीट कैपेसिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज मतलब क्या कि जब तक दोनों में हीट इक्वल नहीं हो जाता, इक्वल मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता, तब तक वो हीट कैपेसिटी आपका रहेगा मेंटेन। वापस टेक्सचुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कोल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इंक्लूड द बॉक्स वन ऑफ बॉक्स हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन द, ये भी उसके बाजू वाले पेज का क्वेश्चन है। व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन द टू ऑब्जेक्ट व्हेन टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम दोज ऑब्जेक्ट। तो व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन द टू ऑब्जेक्ट? तो एक जो हॉट ऑब्जेक्ट है और वो क्या करेगा? कोल्ड ऑब्जेक्ट को अपना हीट दे रहा है, ये हीट लेगा तो दोनों इक्वल टेम्परेचर पे आएंगे। विच प्रिंसिपल कैन शो दैट ही एनर्जी? तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, दैट इज हीट रिलीज्ड बाय एन हॉट ऑब्जेक्ट, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रिंसिपल होता है। रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नेचुरल 3 प्रोसेस टुगेदर, राइट इट इन द सर्कल। तो रेनबो में क्या क्या होता है? सबसे पहला तो होता है भाई डिस्पर्शन, फिर होता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन, फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको एग्जाम में पूछेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें, राइट द प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इन द राइट द फिनोमिना। तो ये तो डिस्पर्शन का पार्ट हो गया बराबर, और ये है रिफ्रैक्शन का पार्ट है, और ये भी आपका क्या रहेगा? तो रिफ्रैक्शन का पार्ट रहेगा दोनों। नेक्स्ट, इसकी बात करें तो विच कलर लाइट रेज बेंड्स मोस्ट। कौन है सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है? दैट इज वॉयलेट कलर। फिर विच कलर बेंड लीस्ट? तो यहाँ पर आता है रेड कलर, जिससे हम लिख रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट रेज। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 400 नैनोमीटर। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? पावर इज इक्वल टू 1/f, मतलब ये होगा 1/25। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपका जितना भी आएगा 0.004 अप्रॉक्स में आपको वैल्यू मिलेगा। इफ फोकल लेंथ का कितना है? 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? तो ये हो जाएगा 1/20, से मीटर में रहेगा। सॉरी, ये सेंटीमीटर में दिया, ये वैल्यू ये भी सेंटीमीटर में दिया, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना भाई? तो मीटर में, क्योंकि यहाँ पर ये फोकल लेंथ मीटर में रहता है। ये इस क्वेश्चन का कैच था, आपको एग्जाम में फंस जाओगे आप। नेक्स्ट, यहाँ पर इफ ईच टू कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर आर केप्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, व्हाट विद द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। दो फोकल लेंस है, एक का होगा 1/30, लेकिन ये सेंटीमीटर में, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर को मीटर में। तो 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 30 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, मतलब आएगा वैल्यू 0.3। फिर आपको निकालना 1/0.3 फिर प्लस 1/0.3, दोनों वैल्यू को निकाल के आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिल जाएगा।
ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या फिर ये फोकल लेंथ वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म मिलेंगे भाई, क्योंकि ये उनके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर ये न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक न्यूमेरिकल आप कर लोगे तो इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल और सारे के सारे न्यूमेरिकल सेम है। इधर आएंगे तो इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ही बोला, तो याद रखना दोनों जब भी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बोला रहेगा तो पावर निकालने का और जितना भी दिया रहेगा सबको ऐड करने का। इन द फॉलोइंग फिगर शेप ऑफ लेंस व्हाइल सीइंग डिस्टिंक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट while seeing distant and nearby object complete the figure by correctly labeled diagram। correctly labeled diagram मतलब ये A है और यहाँ पर तुमको ये डायग्राम को बस लेबल करना है। लेबल अगर आप चेकआउट करोगे तो देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिया है प्रॉपर ह्यूमन आई है, यहाँ पर भी तो ये सेम है। नेक्स्ट अब अगर आप आगे चलेंगे राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल द पार्ट्स, तो इसमें ह्यूमन आई ऐसे देखिए, इसको बोलेंगे लेबल द पार्ट्स। तो जब यहाँ पर आप 1 देखोगे तो ये होता है लेंस, फिर 4 अगर आप देखोगे तो होता है प्यूपिल, फिर 3 अगर आप देखोगे तो होता है मस्कुलर पार्ट, फिर ये होता है ऑप्टिक नर्व। तो ऐसे आपको नेमिंग बोल सकते हैं एग्जाम में, तो आई का डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा। ऑब्जर्व द फिगर, तो यहाँ पर जब भी देखो, जब भी 2-2 कॉन्वेक्स लेंसेज रहेंगे, 2-2 कॉन्वेक्स लेंसेज रहेंगे, तो मतलब ये आपका वो क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, डिफेक्ट। ये देखो कौन सा डिफेक्ट है ज़रा बताएंगे। यहाँ पर ये फार पॉइंट पीछे चला गया, ये वैल्यू तुम्हारा आगे आ गया, तो जब ये पीछे चला गया तो ये हाइपरमेट्रोपिया है भाई। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। और ये तुम्हारा क्या रहेगा? तो मायोपिया रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या बोला? राइट द लॉज इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर क्या है? पैरेलल फोकस, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, फिर ये फोकस है तो पैरेलल से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर। टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये किसका? जब भी याद रखना 2 ऐसे लेंस दिए तो ये समझ जाना किसका है। तो भाई ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर क्या दिया है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट where are the above types of lens construction used? तो in compound microscope what type of image is found by objective lens? तो very minute and fine image, या फिर आप बोल सकते हो real and inverted image, virtual and erect image। virtual और erect देगा, real and inverted नहीं देगा। What happens instead of playing at FO if the object is placed in between O and FO? तो ये आप चेकआउट कर लेना, टेक्स्ट बुक में आपको इसका डायग्राम का वैल्यू मिल जाएगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स इन द गिवन डायग्राम, ये आपको चेकआउट करना है। ये टेक्स्ट बुक में आपको ढूंढना पड़ेगा डायग्राम कि ये कहाँ पर दिया हुआ है। चलो तो नेक्स्ट देखेंगे तो कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आपको बोला द डैश डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम इनविजिबल टू द स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये कितना रहेगा? 25 सेंटीमीटर, या फिर इसको यहाँ पर आप लिखो मिनिमम डिस्टेंस। फिर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश ऑफ द आई, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द मिनिमम, या फिर आप बोल सकते हो नियर पॉइंट ऑफ द आई। यहाँ पर आएगा सेकेंड, नियर पॉइंट ऑफ द आई। द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। द डैश डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम रियली विदाउट, तो इसको आप क्या बोलते हो? तो फारदेस्ट पॉइंट, या फिर यहाँ पर आएगा फारदेस्ट डिस्टेंस और लास्ट में आपका क्या रहेगा? तो इन्फिनिटी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द डैश फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। तो ये टेक्सचुअल पैराग्राफ है, उठा लेना वहाँ से वापस। ये भी आपका टेक्सचुअल पैराग्राफ है, आपको यहाँ से फिल आउट करना है कलर ब्लाइंड। ये टेक्स्ट बुक का लेंसेज चैप्टर का लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये यहाँ से वैल्यूज को आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो व्हाट इज करोजन, ये चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज द राइट द केमिकल नेम ऑफ करोजन, फिर उसके बाद राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर करोजन। अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है? यहाँ पर FeSO4 के सॉरी ये आप तुम्हारा कॉपर है तो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है कॉपर। तो ये भी आपको इसका जो क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है। ये डायग्राम ढूंढिए, चैप्टर नंबर 8 का डायग्राम है और उसी के नीचे 2-3 क्वेश्चन दिया है वो कर लीजिए। ये जो आपको डायग्राम दिया दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डायग्राम है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नेम द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। फॉर प्रिवेंशन विच मेटल दिस इज यूज्ड, तो ये आयरन मेटल्स के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है, या फिर स्टेनलेस स्टील। व्हाट इज यूज्ड एज एनोड इन दिस मेथड, तो जो भी मटेरियल मेरे को प्लेट करना है उसको मैं क्या यूज करूंगा? एज एनोड यूज करूंगा। एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड विद नीट लेबल डायग्राम। हाइड्रोलिक सेपरेशन चैप्टर नंबर 8, वापस ये ऐसा वाला डायग्राम है भाई, इसको आप यहाँ से चेकआउट करके डायग्राम बना लीजिएगा। ये जो ऊपर वाला आपको डायग्राम दिखा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है, ये एनोडाइजिंग है। क्या है? एनोडाइजिंग, क्योंकि यहाँ पर एनोड यूज हो रहा है। और जब ये नीचे वाला डायग्राम देख लो दोनों डायग्राम सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जहां पर सेल यूज होगा वहां पर तुम्हारा क्या रहेगा? तो भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहेगा। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक्सप्लेन द मेथड, फिर इसको एक्सप्लेन करना और गिव एग्जाम्पल ऑफ
these two मेथड, तो टेक्सुअल क्वेश्चन वापस ये भी टेक्सुअल क्वेश्चन है। नेम दी मेथड, मेथड क्या है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, राइट, एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में आपको ढूंढना है। वाई फल्सफर एंड क्रायोलाइट आर एडेड इन द मिक्सचर, क्योंकि ये इसका क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर या फिर जो भी सोल्यूशन है वो उसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, या फिर उसका काम अगर बोले तो ये अनायंस और कटायंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे तो प्रॉपरली मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, तो ये तुम्हारा क्या है विल्फली टेबल मेथड है, ये यहाँ से क्वेश्चन को आपको उठाना है विल्फली टेबल मेथड। फिर ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, राइट द आंसर, तो राइट द नेम ऑफ टू मेटल विच रिएक्ट्स विद वाटर, तो कौन है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाले दो बंदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो दिया रहेगा रिएक्ट्स विद वाटर, उतने से आप लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल मतलब ये इधर के बीच वाले रहते हैं। फिर उसके बाद राइट द हाईली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मतलब यहाँ से ऊपर से लिखना, लेस रिएक्टिव मतलब यहाँ से लिखना। फ्लोटेशन मेथड विद नीट लेबल डायग्राम आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्टिविटी, क्या बोला देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ दिस अ स्टूडेंट डीप द आयरन नेल्स इन अ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, व्हाट इज रिएक्टिविटी, तो जिंक इज मोर क्या किया है आयरन नेल्स को सिल्वर नाइट्रेट, आयरन नेल्स मतलब क्या रहेगा फेरस, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या रहेगा AgNO3 का सोल्यूशन, तो ये फेरस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये फेरस इधर आ जाएगा, मतलब ये क्या बनाएगा Ag प्लस FeNO3, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आपको क्या पूछा व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, फिर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन आयरन मेटल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट विल हैपन इफ जिंक रॉड इज यूज्ड देन आयरन नेल, तो आयरन नेल तो यहाँ पर तुम्हारा क्या जाएगा वापस सेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये टेक्स्ट बुक में से आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट पेज पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे, वो आपको लिखना है। 3 मार्क्स के लिए तो ज्यादा नहीं, 3 लिखेंगे तो भी चलेगा। सेपरेशन मेथड ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पर तुमको लिखना है ग्रेविटेशन मेथड, फिर हाइड्रोलिक सेपरेशन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन होगा, फिर एक होगा तुम्हारा लीचिंग हो सकता है, ऐसे प्रोसेस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो ये होगा मेलिएबल, फिर डक्टाइल, सोनोरिटी, और यहाँ से 2 आपको लिखना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, ये फिर से टेक्सुअल क्वेश्चन उठा लीजिए, यहाँ से भी होमोलोगस सीरीज ऑफ, एग्जाम में आपको ये पूछेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बोला तो मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, फिर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन बोला तो इथीन, प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, इसके नाम लिखने हैं आपको। फिर देखो ये टेबल तुमको एग्जाम में कल पूछ सकते हैं, जिसमें अगर OH दिख रहा है तो ये क्या हो गया भाई, तो अल्कोहल हो गया, COOH दिख रहा है, COH दिख रहा है तो ये क्या रहेगा अल्डिहाइड हो जाएगा, मार्किंग के लिए आएगा। ये हो जाएगा आपका कीटोन, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। सिर्फ O दिख रहा है तो ये बोलते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड OO दिख रहा है तो ये तुम्हारा क्या रहेगा भाई, तो ईथर रहेगा। और फिर यहाँ पर NH2 पे जाओगे तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या रहता है, अमाइन रहता है। ये आप नेम अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ कर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इथेन। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है C, फिर आपको यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन सब जगह फिलअप करना है। और अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ तो C2H कितना हो जाएगा 6 और ये बनेगा इथेन। ऐसे आपको सबके लिए फिलअप करना, सब जगह हाइड्रोजन फिलअप करने का वो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। फिर यहाँ पर काउंट करके लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पर काउंट करके लिखा, फिर वो तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पर कितना है 1, C7 है ना, मतलब ये तुम्हारा क्या रहेगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन रहेगा। ये 8 है तो ये क्या रहेगा ऑक्टेन रहेगा। नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब ये तुम्हारा क्या रहेगा इथेन नहीं हो सकता, ये होगा इथीन। क्या होगा इथीन। ये तुम्हारा क्या रहेगा इथाइन, क्या रहेगा इथाइन। ये तुम्हारा क्या रहेगा 1 2 एसिटिक एसिड, मतलब ये तुम्हारा क्या रहेगा एथेनोइक एसिड रहेगा। ये मिथाइल अल्कोहल है तो इसको आप बोल सकते हैं मेथनॉल। क्या बोल सकते हैं मिथनॉल। इतना कर लेंगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे तो एथनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है। इसको आप क्या बोलेंगे तो एक आपका एसिटल्डिहाइड है ना, 1 कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन इधर दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा एथनल। अल्डिहाइड रहता है तो एथनल। फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 2 3 एसीटोन है। एसीटोन अगर 3 है तो ये तुम्हारा क्या रहेगा प्रोपैन 1 ओन, प्रोपैनोन। फिर इसको अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 है तो ब्यूटानोन, ये हो जाएगा ब्यूटान 1 मतलब ब्यूटानोन। और ये 1 2
2 मतलब क्या, इथेनमाइन, इसको क्या बोलेंगे, इथेनमाइन बोलेंगे। फिर 1 2 3 ये तुम्हारा क्या रहेगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। बाकी सब याद मत रखने जाओ, इतना सिर्फ नाम याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है ये आपको टेक्स्ट बुक से करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, जनरल नेम ऑफ इथेनॉल, ये एथेनॉल के ऊपर के क्वेश्चंस हैं, एक पूरा का पूरा पेज है जिसके ऊपर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में बताया, ये वहीं का क्वेश्चंस है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे राइट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आइसोब्यूटाइलिन, ये वापस ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। ऐसे करके आपको सारे के सारे नाम्स लिखने, टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स ढूंढिए और वहाँ के नाम्स पढ़ लीजिए एक बार। कंपोनेंट्स ऑफ आईपीसी, नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड, तो 3 कंपोनेंट्स रहता है, पहला रहता है रूट वर्ड रहता है, फिर यहाँ पर रहता है प्रेफिक्स और यहाँ पर रहता है भाई तो सफिक्स, ये हो गया इसका रूट वर्ड। अरेंज दिस 3 कंपोनेंट्स इन प्रॉपर मैनर, प्रॉपर मैनर मतलब क्या आता है, पहले प्रेफिक्स आता है, फिर रूट वर्ड आता है और फिर उसके बाद क्या आता है भाई तो सफिक्स आता है, ये 3 चीज़ें मेन रहती हैं। नेक्स्ट आगे चलें तो राइट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। द गिवन हाइड्रोकार्बन इंक्लूड विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आता है या फिर आप इसको रिंग स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ बोका स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, तो ये रिंग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। वापस सेम आंसर रहेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट स्ट्रेट हाई, अभी ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न और ये पैटर्न तुम्हारा सेम है, इसमें चेक करना है तुमको कौन कौन है जो स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं, कौन ब्रांच चेन में आ रहे हैं, कौन साइक्लिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लेना, कल आपको एग्जाम में मिल सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फिर उसके बाद जब आप ये डायग्राम देखोगे तो इसमें ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट लियो, फिर ये रहता है मियो मिडल अर्थ ऑर्बिट और ये रहता है HEO हियो मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट। नेम द आउटर ऑर्बिट हो गया विद सैटेलाइट रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में तो हब्बल टेलीस्कोप है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। विच ऑर्बिट्स आर गिवन इन द फिगर, तो मियो लियो हियो सबका नाम भी लिखना है। गिवन एग्जांपल ऑफ लॉन्च व्हीकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो यहाँ पर पोलार PSLV की बात करो, PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक्सप्लेन बाय सब्सक्राइब टेक लॉन्गर टू रीच द मून देन लाइट, ये टेक्सुअल क्वेश्चन, ये नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, इस पे कुछ आंसर्स नहीं आते। राइट फंक्शंस ऑफ मिलिट्री, ये नहीं आएंगे। व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये करना है। फिर इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। इसके वेलोसिटी एक बार कर लेना, ये चार्ट आपको करना है, टेक्सुअल चार्ट है। तो इसी के साथ हमने टोटल 94 क्वेश्चंस कवर किए जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको कितना आएगा भाई तो 9 क्वेश्चन। जरा प्रोबेबिलिटी देखो, हर एक चैप्टर से हमने सारा का सारा डिटेलिंग क्वेश्चन किया, बस आपको क्या करना है ये क्वेश्चंस को उठाना और ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है वो यहीं से मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का नहीं मिलने वाला है। तो क्या देख रहे हो भाई, बहुत ही अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। अभी आपके पास टाइम अच्छा खासा है, शाम तक आपके पास बहुत टाइम है। इसके बाद हम मिलेंगे तो सीधा का सीधा हम लास्ट पार्ट दैट इज योर 5 मार्क्स का डिस्कशन करेंगे। इसके लिए भी कुछ 30-40 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप उतना कर लेते तो आपका काम प्रॉपरली हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, इसके 5 मार्क्स की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।